डाउट्स डिस्कस करते हैं। दो डाउट्स आए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 देयर इज मिस्टेक इन आंसर। 13 क्वेश्चन में आंसर में मिस्टेक है। वैसे करना कैसे एक बार बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 है द 2 पॉइंट चार्जेस 0.2 microcoulomb and minus 0.2 microcoulomb are separated by 10 raised to the power minus 8 meter. There are 2 point charges situated at point A and B. ये जो माइक्रोकूलम है इसको माइक्रोकूलम कर लो। A पॉइंट पे है -0.2 माइक्रोकूलम और B पॉइंट पे चार्ज है +0.2 माइक्रोकूलम and the separation between them, इनके बीच की डिस्टेंस 10 to the power -8 मीटर है। क्वेश्चन में मिस्टेक था, माइक्रोकूलम की प्लेस पे माइक्रोकूलम कीजिए। Determine the electric field at an axial point at a distance of 0.1 meter. Axial point यानी axial लाइन के ऊपर कोई पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल और यहाँ से इसकी डिस्टेंस 0.1 मीटर है, P पॉइंट की, और ये 2a डिस्टेंस है। 2a equals to 10 raised to the power -8 meter and r is 0.1 meter. So it is clear that r is much greater than b. यहाँ पे r की जो वैल्यू है a से मच ग्रेटर है। तो एक्सियल लाइन के ऊपर जो केस था वो फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा E equals to 1/4 pi epsilon naught, E equals to 1/4 pi epsilon naught 2p upon r cube, because r is much greater than 8. 1/4 pi epsilon naught 2p upon r cube। p की प्लेस पे यूज कर लेंगे 1/4 pi epsilon naught 2 एंटिटीज p को लिख लेंगे q into 2a upon r cube। q की वैल्यू दे रखी है 0.2 माइक्रोकूलम, 0.2 into 10 raised to the power -12 कूलम। q की प्लेस पे वैल्यू यूज करेंगे 2a 10 raised to the power -8 और r की वैल्यू 0.1 मीटर। इसे सॉल्व कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14. Calculate the field due to an electric dipole. Electric field find out करना है। Due to an electric dipole of length 10 centimeter, consisting of charges 100 plus minus 100 microcoulomb at a point 20 centimeter from each charge. ठीक है, तो there is electric dipoles. AB is the electric dipole minus 100 microcoulomb and plus 100 microcoulomb charge is given, and the distance between them 10 centimeter। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये 2a डिस्टेंस, that is 10 centimeter, 10 into 10 raised to the power -2 meter।
इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 raised to the power -1 मीटर। अब हमें कह रहा है कि calculate the field due to an electric dipole of length consisting of charges at a point 20 centimeter from each charge। इन दोनों चार्ज से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट। यानी पी पॉइंट कहां होगा? तो पी पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे होगा। पी पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे होगा और ये हमें डिस्टेंस गिवन है 20 सेंटीमीटर। 20 into 10 raised to the power -2 मीटर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम डिस्टेंस है, 20 into 10 raised to the power -2 मीटर। तो हमें यानी इसका मतलब पी पॉइंट कहां पे है? इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ई इक्वेटोरियल equals to 1 upon 4 pi epsilon naught and p upon r square plus a square की पावर 3/2। p upon r square plus a square raised to the power 3/2। p की प्लेस पे यूज कर लेंगे q into 2a 1 by 4 pi epsilon naught q into 2a and r square plus a square raised to the power 3/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो अपन सबसे पहले r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2 फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सपोज कीजिए r है और ये a है, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2। ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस ये हमें पता है। 2 point calculate the field due to an electric dipole of length 20 centimeter consisting of charges 20 centimeter from each charge। तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जब हम इसे 2a लेते थे तो ये डिस्टेंस हम a हो जाता था और ये डिस्टेंस हम r लेते थे। तो ये जो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है? ये वैल्यू दे रखी है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू भी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। यानी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2 हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2 20 सेंटीमीटर मींस 0.2 मीटर। अब फॉर्मूले में हमें यूज करना है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। तो अगर इसकी पावर 3/2 कर दे तो ये हो जाएगा 0.2 का क्यूब। तो E इक्वेटोरियल इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू डाल दो 9 into 10 की पावर 9 Q into 2a। Q की वैल्यू पता है 100 माइक्रोकूलम, 100 into 10 raised to the power -6 and 2a डिस्टेंस 10 की पावर -1 मीटर यानी 0.1 and r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 0.2 का होगा। इसे सॉल्व करके रिजल्ट करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 डायग्राम गिवन है। Two equal small balls each having mass m and charge q are suspended by silk threads. ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, ये दो थ्रेड है, इसकी लेंथ l है और दो मास सस्पेंडेड है। Two equal small balls having mass m and charge q. The distance between them is x. इनके बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है x। इनकी चार्ज q है और इनकी मास m है। यहाँ पे स्मॉल बॉल सस्पेंडेड है तो और ये थ्रेड है तो वेट बॉल की वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगी mg और अपवर्ड डायरेक्शन में ये सपोज कीजिए ये जो लेंथ है इसके ऊपर एक टेंशन का फोर्स एक्ट करेगा T। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब इस T के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट इसके साथ थीटा एंगल बन रहा है, ये बन जाएगा T cos थीटा और ये कंपोनेंट बन जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T sin थीटा। अब ये दोनों बॉल के ऊपर सिमिलर चार्जेज है तो ये जो बॉल है इसका चार्ज Q है, ये इसके ऊपर आउटवर्ड फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा F। दोनों लाइट चार्जेज है, लाइट चार्जेज पर रिपल्सन होता है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन का फोर्स लगेगा, ये एंगल थीटा था तो ये अल्टरनेट एंगल थीटा हो जाएगा। T के दो कंपोनेंट बन जाएंगे T sin थीटा एंड T cos थीटा और ये कूलम का फोर्स एक्ट करेगा दोनों चार्ज के ऊपर पे, रिपल्सन का फोर्स एक्ट होगा। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ T cos थीटा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा है तो T cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू mg। उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो अपोजिट फोर्स एक्ट हो रहे हैं तो T sin थीटा फोर्स के इक्वल, फोर्स मतलब इन दोनों चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स, इन दोनों चार्ज के ऊपर कूलम्स का फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। F इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स T sin थीटा और इसके अगेंस्ट में जो फोर्स लग रहा है वो कूलम का फोर्स है, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 q into q स्क्वायर अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस x का स्क्वायर। दिस इज सेकंड नंबर इक्वेशन। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है x डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दीजिए तो T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर और mg का डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा mg। T से T कैंसिल और ये आ गया tan थीटा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q स्क्वायर अपॉन mg into x स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई tan थीटा की 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन mg x स्क्वायर। इसे हमने सपोज कर लिया थर्ड नंबर इक्वेशन। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये थीटा क्या है, स्मॉल एंगल है तो फॉर स्मॉल एंगल थीटा, फॉर स्मॉल एंगल थीटा tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू sin थीटा। अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, उस केस में tan थीटा
अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा के इक्वल होगा। और इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, तो ये टोटल डिस्टेंस x बाय x थी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x थी, ये टोटल डिस्टेंस x थी। इसका मतलब कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस x/2 होगी और ये डिस्टेंस भी x/2 होगी। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो कि ये एक्यूट एंगल है ये 90 डिग्री है। sin थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, so tan theta is approximately equals to sin theta which is equals to perpendicular upon hypotenuse। hypotenuse कितना है, l है, यानी x upon 2 है। ये फोर्थ नंबर इक्वेशन। अब फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ये भी tan थीटा के इक्वल है, ये भी tan थीटा के इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो x upon 2l equals to 1 upon 4 pi epsilon naught and q square upon mg x square। यहां से x स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो और 2l को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो x स्क्वायर into x, x cube equals to 1 upon 4 pi epsilon naught 2l cube square, 2l cube square upon mg। ये कैंसिल हो गया, तो x cube equals to q square l upon 2 pi epsilon naught mg। और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी q square l upon 2 pi epsilon naught mg and whole raised to the power 1/3। ये क्यूब था, क्यूब को हटाएंगे तो इधर पावर लग जाएगा 1/3। q square l upon 2 pi epsilon naught mg raised to the power 1/3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, मींस दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट हो गई। Next, question number 16. There are 2-point charges QA and QB are placed at 2 points A and B. Question number 16. Two-point charges QA and QB are placed at 2 points A and B. And the coordinates of point A is 0, 0, -50। ये हमने सपोज किया there is a point A which coordinate is 0, 0, -50। यानी ये कोऑर्डिनेट है 3 डायमेंशन में। x डिस्टेंस इसकी 0 है, y डिस्टेंस 0 है और z डिस्टेंस जो है वो -15 है। दूसरा पॉइंट है B और B पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है दैट इज 0, 0, +50। तो ये हमने x एक्सिस सपोज कर लिया, इसे हमने y एक्सिस सपोज किया, तो ये z एक्सिस हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में z एक्सिस। तो यहाँ ये जो 15 दे रखा है ये z डिस्टेंस है, यहाँ से आप तक की z डिस्टेंस। x डिस्टेंस यहाँ पे x डिस्टेंस 0 है, y डिस्टेंस 0 है, z डिस्टेंस 15 है। यहाँ पे एक पॉइंट पे x0, y0 और z की वैल्यू -15, ये नेगेटिव एक्सिस में z डायरेक्शन हुआ। And find the electric dipole moment of the system।
ए पॉइंट पे जो चार्ज है 2.5 into 10 की पावर -7। ए पॉइंट पे चार्ज QA की वैल्यू दे रखी है 2.5 into 10 to the power -7 कूलम। The value of QA and the value of QB is -2.5 into 10 to the power -7 कूलम। अब जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो किधर से किधर होगी, प्लस, ये माइनस से प्लस की तरफ होती है, माइनस डायरेक्शन। QB यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, यानी माइनस Q से लेकर के प्लस Q की तरफ होगी, यानी प्लस Z से माइनस Z की तरफ डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। अब हमें फाइंड आउट करना है डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है P equals to Q into 2A। अब 2A इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस हो गई 30 सेंटीमीटर। और चार्ज दे रखा है, Q की वैल्यू डाल देंगे 2.5 into 10 की पावर -7 और 2A की वैल्यू 30 सेंटीमीटर यानी 30 into 10 की पावर -2 मीटर। इसे सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 18 ये सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, यहां हमें फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, इनके एक्सीलरेशन का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स F इक्वल्स टू होता है Q into E और फोर्स F इक्वल्स टू होता है M into A। इन दोनों को अगर इक्वेट कर दे यहां से और यहां से तो एक ही वैल्यू आ जाएगी, QE upon M। एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है Q into E upon M। अब प्रोटॉन की बात करते हैं, तो एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन Q into E, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन E होता है E into E upon M, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज E। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन फॉर्मूला यही लगेगा QE upon M। न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो भी जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है वही न्यूट्रॉन का चार्ज होता है। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज E है, न्यूट्रॉन के ऊपर भी चार्ज E है, लेकिन मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का ट्वाइस होता है। तो प्रोटॉन का मास अगर m है तो न्यूट्रॉन के ऊपर मास 2m हो जाएगा। अब बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो A अल्फा, एक्सीलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स की जो चार्ज होती है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स इक्वल्स टू ट्वाइस द चार्ज ऑन प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होगी वो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज का ट्वाइस होगा। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज E था, तो अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज हो जाएगा 2E। और अल्फा पार्टिकल्स की जो मास होती है, वो 4 टाइम्स होती है मास ऑफ प्रोटॉन।
So mass of alpha particles equals to 4 times the mass of proton. अल्फा पार्टिकल्स की मास प्रोटॉन की मास का 4 टाइम्स होता है। प्रोटॉन की मास m है, तो अल्फा पार्टिकल्स का मास 4m होगा। अब हमें इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। ये कैंसिल हो गया और ये बन गया E/2m। अब हमें रेशियो चाहिए प्रोटॉन के मास का रेशियो एक्सेलरेशन का, न्यूट्रॉन का एक्सेलरेशन और अल्फा पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन। तो ये आ गया E/m रेशियो E/2m रेशियो E/2m E/2m। अब ये E कैंसिल हो जाएंगे, m कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1:1/2 रेशियो 1/2। अब डिनोमिनेटर 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2:1:1। ये रिजल्ट आ गया 2:1:1। दिस इज द रेशियो ऑफ प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल, द प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो ये न्यूमेरिकल्स के सीट फिनिश हुए। अब थ्योरी का हम आगे का टॉपिक लेंगे। इससे पिछले क्लास में हमने थ्योरी देखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन थी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को phi से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स phi इक्वल्स टू E.ds, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। फिर हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और एंगल बिटवीन E एंड ds एंगल पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस फ्लक्स, यहाँ पे फ्लक्स कैसा होगा, इस सरफेस पे जहां से एंटर करेगा वहां नेगेटिव होगा और जहां से बाहर निकलेगा वहां पे पॉजिटिव होगा। आज हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक एक देखने जा रहे हैं, दैट इज गॉस लॉ। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस लॉ। सबसे पहले ये देखेंगे कि गॉस लॉ होता क्या है। दिस थ्योरम, ये थ्योरम है, गॉस थ्योरम भी कहते हैं। दिस थ्योरम गिव्स अ रिलेशनशिप, दिस थ्योरम यानी गॉस थ्योरम, गॉस लॉ को गॉस थ्योरम भी कहते हैं। तो दिस थ्योरम गिव्स अ रिलेशनशिप between the total flux, relationship between the total flux passing through any closed surface, any closed surface। गॉस लॉ जब भी हम यूज करेंगे तो क्लोज सरफेस के लिए यूज करते हैं। तो गॉस लॉ क्या है? दिस थ्योरम गिव्स अ रिलेशनशिप between the total flux means total electric flux passing through any closed surface and the net charge enclosed within the surface, net charge enclosed within the surface।
यानी गॉस थ्योरम जो है हमें ये बताता है कि रिलेशनशिप देता है, इन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। पहली चीज, उस क्लोज सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, और उस क्लोज सरफेस से इनक्लोज्ड टोटल चार्ज, यानी टोटल चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये हमें गॉस लॉ बताता है। दिस थ्योरम गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस एंड द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। सरफेस से टोटल नेट चार्ज कितना पास हो रहा है और टोटल लाइन ऑफ फोर्सेस। This theorem gives a relationship between total flux passing through any closed surface and the net charge enclosed. वो closed surface कितना net charge enclose कर रहा है, इसके बीच में जो relation है वो हमें बताता है। तो total flux through a closed surface। अब हम ये देख रहे हैं कि इसकी definition क्या है। ये तो हमने देखा कि relationship बताता है, दो चीजों के बीच में relationship बताता है। अब हम गॉस लॉ की डेफिनेशन देखेंगे। तो टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 by epsilon naught times the total charge the total flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed within the surface, within the surface। यानी गॉस लॉ ये कह रहा है कि जो टोटल फ्लक्स होगा phi e, ये किसके इक्वल होगा, 1 by epsilon naught times the total charge। टोटल चार्ज को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी टोटल फ्लक्स जो होगा इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं phi e, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e जो इसके इक्वल होता है, हमने देखा था E into ds के इक्वल होता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e is equals to E into ds। ये फ्लक्स का डेफिनेशन देखा था, E into ds, E dot ds। और क्लोज सरफेस के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। ये जो साइन है ये क्लोज सरफेस के लिए बता रहा है, क्लोज सरफेस के लिए, और इंटीग्रेशन किसके अलोंग, सरफेस के अलोंग। So phi e equals to closed surface integration E dot ds is equals to 1 by epsilon naught times the total charge, means q upon epsilon naught। यहाँ चूंकि हमने एक स्मॉल एरिया लिया है, इसीलिए इस स्मॉल, ये फ्लक्स भी कैसा होगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और इस स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे क्लोज सरफेस के अलोंग तो हमें टोटल फ्लक्स आएगा। ये इसका फॉर्मूला है, ये स्मॉल फ्लक्स का फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि यहाँ एरिया जो हम ले रहे हैं स्मॉल एरिया ले रहे हैं ds, और इसका इंटीग्रेशन करने से हमें टोटल फ्लक्स आएगा। और गॉस लॉ यही कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1 by epsilon naught times the total charge enclosed। यहाँ पे q क्या है, चार्ज enclosed by the surface। So flux phi e equals to surface integration E dot ds equals to q by epsilon naught। So this is what about Gauss law। अब हम इसका एक प्रूफ भी देखेंगे। सपोज करते हैं कि कोई स्फेरिकल सरफेस है, ये कोई स्फेरिकल सरफेस है और ये सेंटर है स्फीयर का, ये रेडियस हुआ। हमने एक स्मॉल सरफेस कंसीडर कर लिया, हमने क्या, इस
होल स्फीयर के ऊपर हमने एक स्मॉल सरफेस कंसीडर किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ ई, और इसका सरफेस एरिया, हमेशा जो एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ds की डायरेक्शन ये भी बाहर की तरफ, E और ds दोनों की डायरेक्शन से, और यहाँ पे सेंटर पे हमने क्या ले लिया, एक चार्ज ले लिया, Q चार्ज ले लिया, तो प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, और इस पूरे सरफेस को नहीं लेकर के हमने एक स्मॉल सरफेस ले लिया। अगर इस पूरे सरफेस की एरिया S है तो इस स्मॉल सरफेस की एरिया ds है। ये सरफेस एरिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखना चाहें इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q बाय R स्क्वायर। चार्ज Q से इसकी डिस्टेंस R, तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। अब टोटल फ्लक्स पाई E, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा सरफेस इंटीग्रेशन d फाई E, और d फाई E का मतलब इंटीग्रेशन d फाई E को हम लिख सकते हैं E डॉट ds। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि E और ds के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। E डॉट ds को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं E ds cos थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री, cos 0। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सरफेस इंटीग्रेशन E इंटू ds। अब E तो E की वैल्यू डाल दो, E की वैल्यू अभी हमने देखी, E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स पाई E इक्वल्स टू E कांस्टेंट है, यहाँ पे ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो हमने E को बाहर निकाल लिया और E की वैल्यू डाल दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो E को बाहर निकाल लिया तो इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ लगा दिया साइन इंटीग्रेशन ऑफ ds, क्योंकि ds स्मॉल क्वांटिटी है, इसका इंटीग्रेशन होगा। E फिक्स्ड क्वांटिटी है, कांस्टेंट वैल्यू थी, इसे हमने बाहर ले लिया, तो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। और ds का इंटीग्रेशन, ds मतलब स्मॉल सरफेस, स्मॉल सरफेस का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस आ जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई R स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हुआ, और ये क्या बच गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। So phi equals to Q upon epsilon naught. This is the proof of Gauss law. Phi E equals to Q upon epsilon naught. ये हमने Gauss law को, Gauss theorem को प्रूव किया। Flux phi equals to Q by epsilon naught. एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि गॉस लॉ होता क्या है। तो गॉस लॉ क्या होता है, दिस थ्योरम गिव्स अ रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप देता है, दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप देता है। किन किन दो चीजों के बीच में, सो इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एंड द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। यानी टोटल फ्लक्स और चार्ज के बीच में हमें एक रिलेशनशिप देता है। अब गॉस लॉ का डेफिनेशन हो गया कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। टोटल फ्लक्स को phi d से रिप्रेजेंट कर दिया, और phi का फॉर्मूला होता है E डॉट ds। यहाँ पे इंटीग्रेशन इसलिए किया जा रहा है कि स्मॉल सरफेस एरिया ले रहे हैं ds, और ये किसके इक्वल, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, यानी Q बाय एप्सिलॉन नॉट।
ये तो हो गया गॉस थ्योरम। अब इसके आगे हमने गॉस थ्योरम को प्रूफ किया। गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने एक स्फीयर लिया, स्फीयर का सेंटर O है और यहाँ पे एक चार्ज सिचुएटेड है, प्लस Q चार्ज सिचुएटेड है, और इस स्फीयर के ऊपर हमने एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, उसकी एरिया क्या है, ds है। अब इस प्लस Q चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी, और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी ये भी बाहर की तरफ होगी। E और ds दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है। तो हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दिया, E = 1/4πε0 Q/r²। उसके बाद जो गॉस लॉ का स्टेटमेंट था वो हमने यूज किया, phi E = सरफेस इंटीग्रेशन d phi E, और d phi E का मतलब E डॉट ds जो यहाँ पे है। d phi E को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स आएगा E डॉट ds। अब यहाँ से E और ds के बीच में ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला a डॉट b = ab cos थीटा। तो E ds cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, cos 0 की वैल्यू 1 E ds। E कांस्टेंट है, E की वैल्यू 250 और इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया, और ds का इंटीग्रेशन होगा क्योंकि स्मॉल एरिया है, और स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन 2 होगा टोटल सरफेस एरिया, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r²। तो 4 पाई r² कैंसिल हो गया और ये बच गया Q/ε0। ये प्रूफ हो गया कि टोटल फ्लक्स phi E = Q/ε0। कुछ पॉइंट्स देखेंगे गॉस लॉ के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट। टॉपिक देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गॉस लॉ। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गॉस लॉ। फर्स्ट पॉइंट है, गॉस लॉ इज वैलिड only for the field which follows Coulomb's inverse square law. Gauss law is valid only for those fields, for those electric fields which follow inverse square law, which follow Coulomb's inverse square law, which follow Coulomb's inverse square law. कूलम्स लॉ को ही कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि फॉर्मूला F = K/Q1/Q2 अपॉन r²। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब ये हो गया कि r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये स्क्वायर है इसलिए इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। तो गॉस थ्योरम उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल होगा जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ को फॉलो करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ को फॉलो करेगा उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस लॉ भी एप्लीकेबल होगा। दूसरा है कि गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। गॉस लॉ is valid
for any distribution of charges. Gauss law is valid for any distribution of charges, whereas Coulomb's law only valid for point charges. हमने जो कूलम्स लॉ की स्टडी करी थी, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए जो हम चार्ज लेते हैं, कूलम फोर्स निकालने के लिए जो भी हम चार्ज लेते हैं वो सब पॉइंट चार्ज होते हैं। पॉइंट चार्ज यानी वेरी स्मॉल चार्ज। जबकि गॉस लॉ जो है वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए पॉसिबल है, फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जबकि कूलम्स लॉ जो है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, तीसरा पॉइंट है द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड within the surface. The total charge enclosed within the surface. The total charge enclosed within the surface means the algebraic sum of charges, means the algebraic sum of charges situated inside a closed body, situated inside a closed body. तीसरा पॉइंट यह है कि द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। हमने ये देखा था कि टोटल चार्ज और फ्लक्स के बीच में रिलेशन होता है। तो टोटल चार्ज जो होगा वो किसके इक्वल होगा? टोटल चार्ज का मतलब द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस सिचुएटेड इनसाइड अ क्लोज्ड बॉडी। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस सिचुएटेड इनसाइड अ बॉडी। बॉडी के अंदर जितने भी चार्ज सिचुएटेड है उन सब का जो अलजेब्रिक सम होगा वो इक्वल होगा टोटल चार्ज के। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कोई क्लोज्ड बॉडी है, अब इसके अंदर सपोज करो 3 चार्जेस है, प्लस का 2q, प्लस का q और माइनस का q। एक कोई बॉडी हमने लिया जिसके अंदर 3 चार्जेस हैं, प्लस का 2q, प्लस का q और माइनस का q। अब इसके अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, ये अगर हमें फाइंड आउट करनी है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, तो इन सभी चार्जेज का अलजेब्रिक सम करेंगे। अलजेब्रिक सम का मतलब a प्लस का 2q जो प्लस का है उसे तो प्लस ही लिखेंगे, प्लस का q और जो माइनस में है उसे भी हम प्लस में ही लिखेंगे, प्लस का माइनस q। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, प्लस q माइनस q कैंसिल, तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना हुआ 2q। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड 2q। अब अगर हम फ्लक्स की बात करें गॉस लॉ से, तो गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the total charge enclosed। अब इस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना है 2q, तो यहाँ 2q आ जाएगा। तो गॉस लॉ से फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी q अपॉन epsilon naught, 2q upon epsilon naught। So the total charge contained in a body means the algebraic sum of all the charges situated inside the body।
अब देखेंगे 4th पॉइंट, the electric flux passing through a closed surface. Electric flux passing through a closed surface doesn't depend on the shape of the surface. The electric flux passing through a closed surface doesn't depend on the shape of the surface. Doesn't depend on the shape of the surface. यानी किसी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है वो सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करता, सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करता। जैसे सपोज करो कि कोई सरफेस है, यहाँ पे चार्ज Q है, ये एक स्मॉलर सरफेस है, यहाँ पे भी चार्ज Q है, ये एक इरेगुलर सरफेस है, यहाँ पे चार्ज 2Q है या Q भी ले लेते हैं, यहाँ पे कोई ट्रायंगुलर सरफेस है, यहाँ पे भी चार्ज Q है। तो हमने यहाँ पे देखा कि चार सरफेस देखा, चारों क्लोज सरफेस देखा, और चारों क्लोज सरफेस जो हमने देखा इन सब की शेप क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इससे फ्लक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई किसके इक्वल होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज टोटल कितना है, Q है। ये सरफेस के लिए भी फ्लक्स कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल चार्ज यहाँ भी Q है। इस सरफेस के लिए फ्लक्स फाई इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस ट्रायंगुलर सरफेस के लिए भी फाई इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी टोटल फ्लक्स जो होगा वो चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द बॉडी डिपेंड करेगा, शेप ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट 5th पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस doesn't depends on the distribution of charges, doesn't depends on charge distribution, doesn't depend on charge distribution inside the surface। यानी सरफेस के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। जैसे एज फॉर एग्जांपल ये कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सपोज करो दो चार्जेज हैं Q/2 एंड Q/2। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन Q/2 के फॉर्म में है, तो यहाँ पे नेट फ्लक्स क्या होगा, पाई इक्वल्स टू टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए Q/2 प्लस Q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व करोगे 2Q/2 बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, यानी फ्लक्स वापस किसके इक्वल आ गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल ही आ गया। अब सपोज करो कि और भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग टाइप का है, जैसे मान लो कि प्लस का Q/2 इस तरह का कोई क्लोज बॉडी है, यहाँ Q/2 चार्ज है, यहाँ भी Q/2 चार्ज है, यहाँ प्लस का यहाँ Q/4 है, यहाँ पे माइनस का Q/4 है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो गए, Q/2 भी है, Q/4 भी है, लेकिन अगर यहाँ पे हम नेट फ्लक्स की बात करें तो फाई इक्वल्स टू टोटल चार्ज
तो टोटल चार्ज इन सबको प्लस करो, q/2 प्लस q/2 प्लस q/4 माइनस q/4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये प्लस माइनस में कैंसिल और q/2 प्लस q/2 वापस q आ गया q/एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स फाई को यहाँ भी q/एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ भी q/एप्सिलॉन नॉट है, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता टोटल फ्लक्स। ठीक है, ये पॉइंट्स और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास।